हेलो टू एवरीवन, दिस इज राम। तो आज की हम क्लास में एक बार फिर से हिस्ट्री को करने वाले हैं। और हिस्ट्री के सीरीज जो आपकी क्लास 10th की स्टार्ट हुई है, आपकी ये सीरीज पूरी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो आप बच्चा लोग सभी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना काम ईमानदारी से कर दें। जिससे क्या हो, जिससे कि आप भी आगे बढ़ते चलें और हम भी आगे बढ़ते चलें, और ये हमारा मंजूश्री का परिवार जो है, ये मंजूश्री की फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली बने और एक ही स्लोगन निकल के आए कि थिंक फाउंडेशन, थिंक मंजूश्री। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कि कल हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कैसे, या नेशनलिज्म यूरोप के अंदर आया कैसे। आखिर हमने कल के क्लास में पूरे डायग्राम को, जो कि फ्रेडरिक सोरियो साहब ने 1848 में रिलीज किया था, उस डायग्राम को हमने पूरा एक्सप्लेन किया था और समझने की कोशिश की थी कि आखिर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जो है इक्वालिटी की बातें, ये सारी बातें कहाँ से निकल के आई। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ और आइडिया ऑफ अ नेशन का जो स्लोगन आया, या आइडिया ऑफ द नेशन की जो बातें आई वो कैसे आई। देखो, हमने आपको कल बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो कल की क्लास जरूर देखें। जो भी हमारी प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, आपको हर क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बात बोली थी कि भाई कहीं भी अगर रेवोल्यूशन होता है तो ऐसा नहीं है कि हम गए किसी को थप्पड़ मार दिया, या हम गए रातों रात बोले कि भाई ठीक है चलो सब लोग आज खा पी के सो जाओ और कल जो है रेवोल्यूशन करना है। यार ऐसा नहीं होता है। तो आप भी समझते होंगे कि एक रात में रेवोल्यूशन नहीं होता है, या एक रात में कोई मूवमेंट नहीं हो जाती, या एक रात में कोई म्यूटनी नहीं हो जाती। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर मूवमेंट करने हैं, कहीं पर रेवोल्यूशन लाना है, तो एक लंबा संघर्ष होता है। और मैं यही बार बार बातें बोल रहा हूँ आपसे कि आपको अगर आपके ज़िंदगी में रेवोल्यूशन चाहिए, आपके ज़िंदगी में सफलता का रेवोल्यूशन चाहिए, तो आप ना आज से संघर्ष करना चालू करो। आप कभी संघर्ष से पीछे मत हटो। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन से, फ्रांस के जो नेशन ऑफ द स्टेट की बातें हैं, या जो आपका जो है यहाँ पर आइडिया ऑफ द नेशन की बातें, यहाँ से हम लोग सीख लेंगे। और सीख लेने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑफलाइन में भी इस लेवल पर कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज कर सकता हूँ, आपको ऑफलाइन में भी कोई इस लेवल पर ले जा करके नहीं पढ़ाएगा, नहीं एक्सप्लेन करेगा चैप्टर्स को। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस की होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रांस के केस में क्या था कि सबसे पहला यहाँ पे जो देखने को मिलता है ये है सोशल डिवीजन की बातें। आखिर सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे बात को समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, उसके बाद हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह देखेंगे। ठीक है, सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी को देखें तो जो सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है वो फ्रांस के अंदर 3 स्टेट में डिवाइड थी। आखिर 3 स्टेट क्या थे, देखो पहला फर्स्ट स्टेट की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बैठा हुआ था जो कि क्या बोल रहा था, जो कि बोल रहा था कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा बट मेरे पास टैक्सेस लगाने के राइट हैं। यानी कि यहाँ पे एक चर्च ग्रुप बैठा हुआ था। कैसा ग्रुप, चर्च बैठा हुआ था यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के केस में। यहाँ पर पादरी वगैरह बैठे हुए थे। ठीक है, अब देखो एक स्टेट था सेकेंड। अब सेकेंड स्टेट में क्लर्जी लोग बैठे थे, ये भी बोल रहे थे कि भाई हम भी क्या नहीं करेंगे, हम भी टैक्स पे नहीं करेंगे बट टैक्सेस लगाने के राइट हमारे पास हैं। यानी यहाँ पे कुलीन वर्ग बैठा हुआ था, यानी क्लर्जी वर्ग बैठा हुआ था। अब देखो एक स्टेट था थर्ड स्टेट। अब देखो थर्ड स्टेट में क्या था, थर्ड स्टेट के पास कोई राइट नहीं थे, कोई राइट नहीं थे, बट इन्हें टैक्स पे करने होते तो ये केवल और केवल टैक्स पे के काम में आ रहे थे। तो यहाँ पर फार्मर थे, यहाँ पर आपका जो है फार्मर क्लास था, और यहाँ पर आपका जो है और कौन सा क्लास था आपका, यहाँ पे बोल सकते हो लेबर क्लास था। ठीक है, क्या था, लेबर क्लास था। तो यानी कि ये जो सोशल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी है, ये सबसे पहली एक बात रिस्पॉन्सिबल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में, या फ्रेंच रेवोल्यूशन होने में।
क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, ये ग्रुप बोल रहा है कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, यानी इसे टैक्स पे नहीं करना है, बट इसके पास टैक्स लगाने के राइट है। इस सेक्शन को भी टैक्स पे नहीं करना है, बट इसके पास भी टैक्स लगाने के राइट है। ठीक है, अब इस सेक्शन को टैक्स पे करना है, ये सेक्शन टैक्स पे कर रहा है, बट टैक्सेस इम्प्लीमेंट के राइट नहीं है, लगाने के राइट नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गई ये बात? तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें आए, जब भी 1789 के रिवॉल्यूशन की बात आए, तो आपको ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि भाई साहब वहाँ पे जो सोशल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी था ना, वही रॉन्ग था, सबसे पहली बात। ठीक है, सेकेंड अगर आप रीजन देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने में, तो आप सेकेंड रीजन देखोगे कि एक उभरता हुआ मिडिल क्लास था। ठीक है, राइजन ऑफ मिडिल क्लास, राइजन ऑफ मिडिल क्लास देखोगे कि भाई एक अच्छा खासा मिडिल क्लास यहाँ पे उभर रहा था। अब ये मिडिल क्लास क्या कर रहा था? उभर तो रहा था। अब देखो उभरने से क्या बात समझ में आ रही है आपको कि यानी इसके पास पैसा अच्छा खासा था, अच्छा खासा मनी था इसके पास, बट इसके सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं थी। अब ये भाई साहब रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा था। किसके लिए? रिस्पेक्ट के लिए, कि भाई मेरे पास पैसा है बट रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट के तो ठेकेदार यहाँ बैठे थे इन दो स्टेट के अंदर, बट इसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही ना आपको? तो ये भी बात हुई, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब आप देखेंगे तो आपको ये बात क्लियरली नजर आएगी कि यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कराने में या उसको मेनली लीड करने में मिडिल क्लास का ही हाथ था, मिडिल क्लास का ही हैंड आपको पूरी तरह से नजर आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर मिडिल क्लास का हाथ नजर आएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई मिडिल क्लास के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा था कि जो है मिडिल क्लास क्या बोला, नहीं भाई नहीं भाई, हम तो क्या करेंगे, हम तो रिवोल्यूशन करेंगे, हमें इक्वालिटी चाहिए। ठीक है भाई, ये भी बात सही है, उन्हें इक्वालिटी चाहिए। सिंपल सी बात है कि पैसा है तो इज्जत भी दो। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई तो आप समझ लो कि आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात देखेंगे, कुछ ऐसी बात देखेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दे। देखो बात चालू हुई 1789 से। कहाँ से? 1789 से। हम इसे जल्दी से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1789 से लेकर के 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला। अब देखो अगर इन 10 सालों का पीरियड देखा जाए, 10 सालों में बहुत कुछ हुआ भाई साहब। 10 सालों में इतना कुछ हो गया कि आप समझ नहीं सकते कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी मांग हो गई, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी हो गए, यहाँ पर जो है लिबरल मूवमेंट भी हो गए, यहाँ पर आप देखोगे नेपोलियन भी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इन सारी बातों को कि भाई नेपोलियन कब आ गया, ये सारी चीजें, ये बातें कहाँ से उभर करके आई, आखिर जो इन क्लासेस को चाहिए था वो चीजें नेपोलियन इन्हें दे पाया, तभी नेपोलियन की मोनार्कियल गवर्नमेंट, ये नेपोलियन का बोल दो एक तरह से तानाशाही जो डिक्टेटर से कोड आया था, उसको इन लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था। तो अगर इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था तो सिंपल सी बात है, नेपोलियन एक क्या रहा होगा, एक अच्छे लीडरशिप के रूप में उभर के बाहर आया होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे एक चीज ये देखनी होगी कि यहाँ पर जो है आप देखोगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात आएगी। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात आएगी। अब ये जो पूरी पीरियड चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, ये पीरियड चलेगा आपका 1789 से लेकर के 92 तक। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं करती, मैं केवल आपको आपके बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जब मिडिल क्लास वगैरह की बातें आई, मिडिल क्लास को ने बोला कि मेरे पास पैसा है बट इज्जत नहीं है, तो मिडिल क्लास क्या हो गया, थोड़ा सा उग्र हो गया। उग्र का मतलब हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको एक्सट्रीमिस्ट की बात आएंगी, एक्सट्रीमिस्ट हो गया। और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिक की बात आई। कैसी बात आई? एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिकिज्म की बात आई। और ये बात आपके चलेगी 1792 से लेकर के 1905 तक। ठीक है, फिर ये लोग क्या हो गए, ये थोड़ा सा लिबरल हो गए, जहां से इनके राइट मिलने लग गए, इन्हें इज्जत मिलने लग गई, इन्हें रिस्पेक्ट मिलने लग गई, इन्हें सोसाइटी में दर्जा मिलने लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया या वहां पे कोई चार्टर आ गया, तो इन्हें क्या हुआ, थोड़ा सा ये लोग लिबरल हो गए। क्या हो गए? अब यहाँ पर लिबरल की बात आएगी कि यहाँ पर लिबरल रिपब्लिकिज्म आया। ठीक है, ये लिबरल हो गए अब। ठीक, तो ये जो बात चलेगी ये आपकी चलेगी
1795 से लेकर के 99 तक, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर आ जाता है फिर नेपोलियन। अब जब नेपोलियन आ जाता है तो आप नेपोलियन को देख रहे होगे कि नेपोलियन आया, और नेपोलियन आता है आपका 1799 से लेकर के 1816 तक, जहां पर आपको नेपोलियन कोड मिल जाता है। क्या बात क्लियर हुई हमारी? आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी कि भाई मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ बच्चा लोग कि बच्चे लोग आपको इतने बात समझना है। यहाँ कभी कभी वाला बात नहीं है, यहाँ पे केमिकल लोचा होगा, केमिकल लोचा होगा, लेकिन आपके साथ होगा, दुनिया के साथ नहीं। आपके साथ क्या होगा, आप पढ़ोगे कुछ और, एग्जाम का पर्सपेक्टिव हो गया है कुछ और, सवाल पूछेगा कुछ और, लिखोगे कुछ और नंबर मिलेंगे अंडे। नंबर कैसे मिलेंगे? एकदम गोला पकड़ा देगा वो, बोलेगा जब भाई कंचे खेल, तू कहाँ एग्जाम देने आ गया, ये तो 10th का बोर्ड था, वो भी CBSE ICSE का बोर्ड था, तू तो यहाँ एग्जाम देने आ गया। ठीक है, तो आपको इस चीज को बच्चा लोग याद रखना है, इस चीज को ध्यान देना है कि कोई भी रेवोल्यूशन एक रात में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम खाना खा के सोएंगे, रात में डिनर करके सोएंगे, बढ़िया डाइनिंग टेबल में बैठ के डिनर कर रहे हैं और मम्मा पापा ने बोला जाओ बेटा सो जाओ और कल सुबह रेवोल्यूशन करना है। भाई ऐसे रेवोल्यूशन नहीं कर दोगे, या ऐसे एकदम की सिस्टम नहीं फाड़ दोगे कि भाई आज पढ़ रहे हो, हाँ भाई बस आज। सर हमें क्या है, हम तो बस ये देखते हैं यूट्यूब पे कोई एक वीडियो हो, 10 मिनट में टॉप कैसे करें, 20 मिनट में टॉप कैसे करें, 5 ऐसे मूल मंत्र बता दो टॉप कैसे करें। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना टॉप कर जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे तब टॉप करोगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या देखना है, सोशल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी देखनी है। उसके बाद सोशल डिवीजन के बाद आपको ये देखना है कि मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा था। उसके बाद मिडिल क्लास जब उभर करके आएगा तो यहाँ पे क्या क्या बातें आएंगी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल की बात होगी, यहाँ पे एक्सट्रीजम की बात होंगी, यहाँ पे फिर वो लोग लिबरल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे नेपोलियन आएगा। तो यानी इस तरह से पूरे फ्रांस के रेवोल्यूशन को, पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिवाइड किया गया है। आपको ये 4 फेजेस अगर जिसके समझ में आ गए, मैं कह सकता हूं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आ जाएगा। बट आपके बैकग्राउंड के लिए हमने इतना बता दिया, ठीक है। बट जब हम कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर आएंगे, यानी कि हम फिर एनसीईआरटी को टच नहीं करेंगे, केवल पीपीटी बेसिस पे या जो है ऐसी व्हाइट पेपर पे सीधे पढ़ा के चले जाया करेंगे, तो आपको वहां पर ये सारी बातें और एक्सपेंडेड लेवल पे समझाई जाएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे और भी चीज़ें एक्सपेंडेड लेवल पर आएँ, ताकि जिन बच्चों को आगे 11th में ह्यूमैनिटी लेनी है या 12th में ह्यूमैनिटी लेनी है, जिन बच्चों का ड्रीम है कि भाई साहब उन्हें आगे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या जिन लोगों का ड्रीम है कि सिविल सर्विसेज में जाना है या लॉ करना है, तो उनके लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। बट अभी यहाँ के लिए आपको क्या करना था, इतना बैकग्राउंड में जानना जरूरी था, तो हमने बता दिया। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, अब एनसीईआरटी क्या कहती है ये हम बहुत गौर से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई साहब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया कब, तो सिंपल सी बात है 1789 में हुआ। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। अब देखो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब क्या, मोनार्क का मतलब है कि इसके अगेंस्ट में कोई भी रजिस्ट गवर्नमेंट नहीं होगी, या इसके अगेंस्ट में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा, वो होगा ऑब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेकअप ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि भाई सब 1789 से लेकर के 92 तक का, यानी 1789 से लेकर के 92 तक का जो भी टाइम पीरियड था वो कैसा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फेज था। कैसा था? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फेज था। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब यहाँ पे बात क्या आई, यहाँ पे बात कुछ इतनी सी आई कि भाई जो मोनार्कल गवर्नमेंट की सोवर्निटी थी वो एक फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी को दे दी गई। यानी कि अब यहाँ से बातें ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में आएंगी, यानी यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएंगे। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो इन लोगों के हाथ में ये सारी बातें आ गई। अब देखो यहाँ पे आगे बात क्या हुई, यहाँ पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हम शुरुआती की बात देखें, बहुत शुरुआती की बात देखें, तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस
दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो मैंने आपको ये चीज़ कल भी क्लियर की थी कि भाई जो फ्रेडरिक सोरियो का पिक्चर है, जो फ्रेडरिक सोरियो ने 4 बातें बताई हैं अपने पिक्चर्स में, उन पिक्चर्स में क्या क्या बातें बताई थी, उन्होंने एक तरह से रोमांटिसिज्म क्रिएट करने की कोशिश की। रोमांटिसिज्म कैसा क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई हमें अपनी लिबर्टी के लिए नहीं लड़ना है, हमें एक वुमेन के लिए लड़ना है। उन्होंने एक वुमेन के फॉर्म में लिबर्टी को इंट्रोड्यूस किया। अब उस वुमेन के एक हैंड में क्या दे दिया, लैंप दे दिया। बोला कि भाई साहब ये जो लैंप है ना, ये इनलाइटेनमेंट का लैंप है। अब अगर ये इनलाइटेनमेंट का लैंप है तो एक उन्होंने अदर हैंड में क्या दे दिया, एक सिंपल सी बात है, एक उन्होंने एक तरह से बोल सकते हो कुछ चार्ट ऑफ पेपर दे दिए। अब चार्ट ऑफ पेपर हो गए तो उन्होंने बोला कि ये भाई साहब चार्टर है। क्या है ये, चार्टर राइट है या राइट ऑफ चार्टर है। अब इसमें क्या है, चार्टर में क्या है, सिंपल सी बात उन्होंने बोला कि इसमें आप लोगों के राइट हैं। तो यानी कि वहां पर बोला गया कि पूरे फ्रेंच वालों के, जर्मनी वालों के, या जो है आप बोलोगे जैसे अमेरिकन को पास होते हुए दिखाया उन्होंने, स्विट्जरलैंड वालों को पास होते हुए दिखाया कि ये लोग निकल चुके हैं, बट फ्रांस पहुंच रहा है। तो वहां पे रोमांटिसिज्म के थ्रू उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने। बात समझ में आ गई। तो अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि भाई साहब कलेक्टिव आइडेंटिटी उन लोगों ने एक क्रिएट की। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। द आइडिया ऑफ द ला पैत्रे यानी कि द फादरलैंड एंड ली सिटोयन। ली सिटोयन यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब होता है सिटीजन। क्या होता है, सिटीजन, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इक्वल राइट की बात आने लग गई, यानी कि इक्वालिटी की बातें यहाँ पर शुरू हुई। कब, जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फेज चल रहा था। कौन सा फेज है ये 1789 से लेकर के 92 तक का फेज है। अब यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर केवल 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करनी है, और कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ साथ आपको बात करनी है कि यहाँ पर यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स। अब यहाँ पर जो भी इनिशियली फेज पे कम्युनिटी थी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात कर रही थी, वो लोग एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इक्वल राइट को एंजॉय करने की कोशिश करने लग गए, या एम्फसाइज किया उन लोगों ने। क्या ये बात क्लियर है। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक फ्रेंच फ्लैग आया जो ट्राई कलर का था, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक फ्रेंच फ्लैग के थ्रू जो मोनार्कल फ्लैग था उस टाइम पे, उस टाइम के मोनार्कल फ्लैग को उन लोगों ने क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। न्यू हेमन्स were composed, oaths taken and matters commemorated। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात ये और याद रखनी है कि यहाँ पे जो बातें हैं, यहाँ पे बात केवल इतनी सी आपको ये याद रखनी है कि भाई जो भी बात आपको ये यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे पहली बात कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात आई। कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली चूज की गई। नेशनल असेंबली के साथ उन लोगों ने क्या किया, हेमन्स वर कंपोज, उन लोगों ने कंपोज की सारी बातें, ओथ ली उन लोगों ने, जो कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, वॉज पुट इन प्लेस एंड फार्मुलेटेड यूनिफॉर्म्स लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। अब देखो, विद इन द टेरिटरी, विद इन इट्स टेरिटरी, मेरी बात को गौर समझना, यहाँ पे क्या बात है। इस पैरा के अंदर कुल इतनी बात की गई है कि भाई साहब वहां पर जहां पर कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात आई थी, उस कलेक्टिव आइडेंटिटी में इन लोगों ने वहां से कुछ पर्सन को इलेक्ट किया। अब जिन पर्सन को इलेक्ट किया तो उस पर्सन को उन्होंने नेशनल असेंबली में बैठाया। ठीक है, अब वहां से जब वो लोग सारी बातें हुई तो उन लोगों ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फार्मुलेट किया, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म लॉ को फॉर्मुलेट किया गया कि सबके लिए इक्वल राइट होंगे। क्या होंगे, सबके लिए इक्वल राइट होंगे जो भी इस टेरिटरी के अंदर रहेंगे, यानी जो भी इस फ्रांस की टेरिटरी के अंदर रहेंगे। क्या बात क्लियर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो भी आपके कस्टम ड्यूटी वगैरह थी, जो भी ड्यूज वगैरह थे, जो एक स्पेशल सेक्शन यानी थर्ड सेक्शन को फिल करने पड़ रहे थे, थर्ड स्टेट्स को फिल करने पड़ रहे थे, उस चीज को एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट किया गया। कैसा सिस्टम क्रिएट किया गया? यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट किया गया। और उस यूनिफॉर्म सिस्टम के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, एक रीजनल डायलेक्ट हुए और उस रीजनल डायलेक्ट में क्या किया गया, इन चीज़ों को डिस्करेज किया गया और एक फ्रेंच लैंग्वेज निकल करके बाहर आई और उससे उन लोगों ने क्या किया, अपनी नेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में, कॉमन लैंग्वेज के फॉर्म में उन लोगों ने उस बात को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप बात क्लियर होगी। तो द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म, इन द अदर वर्ड्स हेल्प्स अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो यहाँ पे बात यही बोली गई है कि ये एक तरह से उन लोगों की क्या थी, रेवोल्यूशनरीज की डेस्टिनी थी, एक तरह से आप बोल सकते हो मिशन था, जिससे वो लोग क्या करना चाह रहे थे, फाइंड करना चाह रहे थे, लिबरेट करना चाह रहे थे, एक तरह से वो क्या करना चाह रहे थे, वहाँ के लोगों को डिपोटिज्म से क्या करना चाह रहे थे, लिबरेट करना चाह रहे थे। यानी कि डिपोटिज्म का मतलब हो गया कि जिस तरह से वहाँ पे पहले मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, एक ऑब्सोल्यूट मोनार्क था, अब उस ऑब्सोल्यूट मोनार्क में बातें क्या है, सिंपल सी बात है, किसी एक हैंड में सेंट्रलाइज पावर होगी, यानी कि वहाँ के किंग की विश ही वहाँ के रूल होंगे, वहाँ के रेगुलेशन होगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इस रेवोल्यूशन को क्या दिया, अंजाम दिया और इस अपनी डेस्टिनी को पाने में कामयाब रहे। क्या बात क्लियर है? When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. देखो, जैकोबिन क्लब का मतलब ये है कि जैकोबिन नाम का एक क्लब था, वहां पर ये लोग मीटिंग्स करने लग गए, वहां पर ये लोग बातें करने लग गए, वहां पर ये लोग रूल रेगुलेशन, राइट, इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, इन सारी चीजों की बातें करने लग गए। तो वहां पर इसका नाम क्या दे दिया गया, जैकोबिन क्लब्स नाम दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, जो स्टूडेंट वगैरह थे, वो कहाँ पे बैठते थे, जैकोबिन क्लब्स में बैठते थे। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि उस टाइम पर जो भी आर्मीज एक्शन ले रही थी, जो भी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी वॉर्स कर रही थी, उनके जो भी आउटब्रेक थे, उन सारी बातों के बारे में चर्चाएं कहाँ पर होती थी, उन सारी बातों की चर्चाएं जैकोबिन क्लब्स के अंदर होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच आर्मी ने एक बात शुरू की, एक नेशनलिज्म आइडिया को लेकर के आए और एक अब्रॉड लेवल पे लेकर के आए। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को किस लेवल पे लेकर के आए, अब्रॉड लेवल पे लेकर के आए, एक बड़े लेवल पे लेकर के आए। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यूरोप है, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वीना 1815 के बाद का ये यूरोप है। तो अभी वीना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कांग्रेस ऑफ वीना क्या थी और क्या नहीं था। तो विद इन द वाइड swath of the territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. देखो, नेपोलियन की यहाँ से कहानियां चालू हुई। अब देखो, नेपोलियन था कौन? सिंपल सी बात ये है कि जो फ्रेंच आर्मी थी उसमें एक सैनिक था, एक केवल आर्मी मैन था। और आप देख सकते हो वहां पे जब डेमोक्रेसी की बातें आई, जब वहां पे डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की बात आई, जो कि आपने कल की क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी कि भाई साहब वहां पर सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की बात आ रही है। तो वहां पर क्या बात हुई? सिंपल सी बात है, वहां पे डेमोक्रेसी इस तरह से कुछ देखी गई कि जो नेपोलियन था एक आर्मी मैन था और वो आर्मी मैन रूलर बन बैठा। आर्मी मैन क्या बन बैठा? रूलर बन बैठा। क्यों रूलर बन बैठा? वहां पे सीधी सी बात क्लियर कट यही थी कि वहां के लोगों की जो विशेष थी, जो डिमांड थी, उसे नेपोलियन ने समझा और नेपोलियन ने उन्हें क्या किया, उन्हें सिंपल सी बात है उन्होंने नेपोलियन ने उसे फुलफिल किया। जैसे अगर आप देखेंगे तो जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था,
जब ये रिवॉल्यूशन चल रहा था तो इन लोगों ने क्या किया, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो जिससे बात क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट स्टेट के लोग क्या थे, सिंपल सी बात है, चर्च बैठा हुआ था ऊपर, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में। अब फर्स्ट स्टेट में चर्च बैठा था, सेकेंड स्टेट में क्लर्जी लोग बैठे थे, ठीक है, सेकेंड स्टेट में कौन बैठा था, क्लर्जी लोग बैठे थे। आपको ये भी बात पता होगी। थर्ड स्टेट में कौन था, लेबर क्लास थी, फार्मर क्लास थी, ठीक है, लेबर क्लास थी, फार्मर क्लास थी और मिडिल क्लास थी, एंड मिडिल क्लास थी। अब देखो मिडिल क्लास के साथ यहाँ पे मेन इशू था, मेन इशू किसके साथ था, मिडिल क्लास के साथ। क्यों, मिडिल क्लास बोल रहा था भाई हमारे पास पैसा है, हमारे पास मनी पावर है, क्या है, मनी पावर है, और हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो मनी पावर है तो हमें इज्जत भी चाहिए, लेकिन इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। अब ये लोग रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे थे, नेपोलियन ने इस चीज़ का फायदा उठाया। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने इन लोगों का साथ दिया, इन लोगों को रिस्पेक्ट दिलाई, और इन लोगों को रिस्पेक्ट मिली तो ये लोग क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। अब ये लोग सेटिस्फाइड हो गए तो ये सिंपल सी बात है, ये नेपोलियन को सपोर्ट करने लग गए। अब यहाँ पे बात क्या हुई, इसने नेपोलियन ने पूरे जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें क्या किया, सपोर्ट किया, उनको उनकी रिस्पेक्ट दिलाई। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्या कर दिया, वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी सोसाइटी से बाहर फेंक दिया। तो अब फर्स्ट स्टेट के लोग क्या चाह रहे थे कि जो वहां पे चर्च के लोग बैठे थे, जो वहां पर फादर लोग बैठे थे, अब वो सोसाइटी के अंदर विद रिस्पेक्ट वापस आना चाह रहे थे, विद रिस्पेक्ट क्या चाह रहे थे, वापस आना चाह रहे थे। तो अब देखो नेपोलियन ने क्या किया, इन लोगों को विद रिस्पेक्ट वापस भी सोसाइटी के अंदर ले आया। तो इन लोगों का सपोर्ट भी किसे मिला, नेपोलियन को मिला। सेम कंडीशन उसने सेकेंड स्टेट के साथ भी जो है स्टेट के लोगों के साथ इंप्लीमेंट की। बस मेरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेपोलियन ने एक तरह से हर उस बात का ख्याल रखा जिस बात की नीड सोसाइटी को थी, यानी कि फर्स्ट स्टेट वालों को ये था कि भाई हमें सोसाइटी से बाहर कर दिया गया, तो हमें साथ सम्मान क्या किया जाए, विद रिस्पेक्ट क्या किया जाए, सोसाइटी के अंदर लेके आया जाए, ठीक है। तो नेपोलियन लेके आ गया। सेकेंड स्टेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, सेकेंड स्टेट के साथ जो भी इशू था, जिसमें मान लो कि उनकी भी बहुत सारे इश्यूज थे, कभी डिप्थ में इस बात को डिफाइन करेंगे, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर ऐसे अंदर जाते गए तो, ठीक है। थर्ड स्टेट के साथ क्या था, उनकी रिस्पेक्ट की बात थी, उन्हें जो है टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे, तो उन्हें क्या किया, इसने जो है नेपोलियन ने इन्हें टैक्स फ्री कराया कि भाई आप टैक्स पे नहीं करोगे, टैक्स पे करेंगे तो सब लोग यूनिफॉर्मिटी के साथ टैक्स पे करेंगे, एक यूनिफॉर्म टैक्स आएगा, जो फर्स्ट स्टेट वाले भी पे करेंगे, सेकेंड वाले भी पे करेंगे, आप भी पे करोगे, ठीक है। तो यानी यूनिफॉर्मिटी की बातें आ गई। तो इस तरह से नेपोलियन को ऐसे ही नहीं कि भाई साहब, नेपोलियन एक ऐसा बंदा था ना तो जिससे प्रॉब्लम जर्मनी वालों को थी, ना जिससे प्रॉब्लम इटली वालों की थी, ना प्रॉब्लम फ्रांस वालों की थी। भाई साहब ऐसा उसने क्या दे दिया, आखिर उसने अपने नेपोलियन कोड में, एक तरह से अगर देखा जाए तो नेपोलियन ने जिस टाइम पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आए, अपने इंपेरियलिज्म को लेके आया था, वो एक तरह से इंपेरियलिज्म डिक्टेटरशिप को लेकर के आया था। अगर आप देखेंगे 1799 से, मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि 1799 से 1816 तक का पीरियड, उस टाइम पे जो पीरियड था वो नेपोलियन का जो है इंपेरियलिज्म डिक्टेटरशिप का पीरियड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नेपोलियन के इंपेरियलिज्म के डिक्टेटरशिप का पीरियड। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई साहब उसने एक तरह से डिक्टेटरशिप के रूल को इम्प्लीमेंट कराया, बट उसके बाद भी ना तो भाई साहब आज तक ना इटली वालों को बुरा फील हुआ, ना आज तक जर्मनी वालों ने बुरा माना, ना आज तक जो है फ्रांस वालों ने बुरा माना। बात क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब बात क्या आएगी, ये बात क्लियर हो गई होगी तो आई होप कि आपको मैं बोल रहा हूँ बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि नेपोलियन कोड था क्या, ठीक है। Through a return of a monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France। तो नेपोलियन ने क्या किया, डेमोक्रेसी कहाँ की, फ्रांस की डिस्ट्रॉय की, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक अ होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। उसने क्या किया, उसने फ्रांस की डेमोक्रेसी को ब्रेक तो कर दिया, उसने खत्म कर दिया एक तरह से डेमोक्रेसी, उसने इंपेरियलिज्म डिक्टेटरशिप को लेकर के आ गया, बट उसने ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया कि जो सिस्टम एक तरह से रेशनल एंड इफिशिएंट साबित हुआ। कैसा साबित हुआ, रेशनल एंड इफिशिएंट साबित हुआ, जिससे किसी भी सेक्शन को प्रॉब्लम ही नहीं थी। भाई साहब किसी सेक्शन को प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड।
आखिर आप 1804 के कोड को क्या कहते हो? निपोलिक कोड के नाम से जाना जाता है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law, equality before the law, secured the right to property. This code was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants. क्या क्या क्या? Abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues in the towns too. Guild restrictions were removed, transport and communication systems were improved. Peasants जो है आपके peasants जो थे, आर्टिसंस जो थे, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, जो ये न्यू बिजनेसमैन क्लास थी, उसके लिए भी इसने क्या किया? उसके लिए भी इसने एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, उसके लिए भी इसने एक तरह से रेशनल एंड सफिशिएंट रूल लेकर के आ गया। वही बातें मैंने आपको बताई कि जो है इसने फ्रांस के फ्यूडल सिस्टम को तो डिस्ट्रॉय किया ही किया, इसने वहाँ के फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, बट इसने अपने इंपेरियलिज्म डिक्टेटरशिप कोड के थ्रू एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाने में कामयाब रहा जिससे किसी भी सेक्शन को प्रॉब्लम नहीं थी और ये एक तरह से किंग के फॉर्म में उभर करके बाहर आ गया। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी अगर बात क्लियर है तो मैं कह सकता हूँ भाई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी ही रखनी है, आपको इस बात पे काम करना ही करना होगा कि आपको बुक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता हो। हिस्ट्री के केस में क्या हो, बुक से ज़्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। किस पे फोकस कर सकते? कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने आपके रेडी होंगे उतना ही आप इजीली वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ पे बात हुई कि बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ goods in particular begin to realize that uniform laws, standardized wages, ठीक है, and measures and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another region। तो यही सारी बातें हैं कि आखिर वो सारी बातें यहाँ पर फैली कैसे या हुई कैसे। ठीक है, क्या क्लियर है इतनी बात? चलिए, however in the area conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed initially in many places such as Holland, आपका स्विट्जरलैंड भी था, as well as in certain cities like Brussels, आपके मेंज थी, मिलन थी, वर्षा थी। उसके बाद फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड द एज harbingers of liberty, but the initially enthusiasm soon turned to hostility as it became clear and the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेशन, आपके सेंसरशिप्स की बातें आएंगी। ठीक है, फोर्स्ड जो है आपका कंस्क्रिप्शंस आएगा इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ऑल सीम्ड द आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो बातें आपको बताई हैं वही सारी बातें यहाँ पर पे हैं। ठीक है, तो अगर आपको आप देखेंगे तो एक बार इन फिगर्स को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि इन फिगर्स में क्या बातें यहाँ पे मेंशन है, बट आपको मोटे तौर पे पहले इनिशियली फेज में जो आपको 1789 के फेज में आप जो इस बात को देखते हैं कि जो है यहाँ से आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था, तो आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था, हवा में कोई भी बात नहीं होती। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं यही कहूँगा आप सभी से, सभी बच्चा लोगों से कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको भी थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।